तो स्वागत है आपका घटना चक्र इतिहास के चैप्टर नंबर 7 में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व इसका नाम है। तो इस चैप्टर में हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे और आज हम 30 के आगे देखने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 31 जो है इस वीडियो में 30 नंबर 1 क्वेश्चन जो है इसमें आपको ये बताना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। आपके ऑप्शंस हैं, अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है राजगृह जिसे ग्रीवराज भी कहते हैं एवं डी है चंपा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी उसका नाम था ग्रीवराज या फिर राजगृह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था। अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ग्रीवराज जो कि रहा था, राजगृह इसी का नाम है, पाटलिपुत्र एवं कौशाम्बी। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं, तीनों ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों हमारे एक ही जगह के नाम हो जाएंगे, लेकिन कौशाम्बी जो है हमारा इलाहाबाद के पास में है, तो ये कभी भी हमारा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बता रहे हैं कि प्राचीन काल से ही मगध साम्राज्य की राजधानी रहे हैं राजगृह या फिर गिरिराज, ग्रीवराज, ठीक ना। जबकि कौशाम्बी पर वत्सराज का शासन था। किसका शासन था कौशाम्बी पर? वत्सराज का। हर्यक वंश के शासनकाल के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाई गई थी। ठीक, चलिए, हर्यक वंश के समय में राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करी गई? राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है हमारा, इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, यानी कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास जो है वो वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या फिर आयताकार है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि श्रावस्ती नगर का विन्यास अर्धचंद्राकार है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें या फिर व्याख्या कहें तो प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महत, जो कि वर्तमान में श्रावस्ती नामक स्थान से करी गई है। और उत्खननों से ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर अर्धचंद्राकार था। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि प्राचीन श्रावस्ती के नगर विन्यास कैसा है, तो वो नगर विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 34 और इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ठीक है ना, यानी कि हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा प्रारंभिक शासक था जिसने गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की और फिर जब वो पिता बना तो उसकी हत्या उसके पुत्र द्वारा कर दी गई। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन एवं डी है नागदशक। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अजातशत्रु जो था उसने गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की एवं जब वो पिता बना तो उसके पुत्र ने सेम कारण के लिए उसकी भी हत्या कर दी। अब अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो अजातशत्रु का जो शासनकाल था वो 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर वो बैठा था। ठीक ना, अपने पिता जो कि हर्यक वंश के शासक थे वह बिंबिसार की हत्या करके, तो हम देख रहे थे कि मगध शासक अजातशत्रु जिसका शासनकाल था 492 से 460 ईसा पूर्व तक, उसने अपने पिता हर्यक वंश के जो कि संस्थापक थे बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था तथा इसकी यानी कि अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन जो कि कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है ने कर दी थी। ठीक है ना, यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या बिंबिसार की थी और जब वो पिता बना अजातशत्रु तो उसके पुत्र जो कि उदयन था उसने उसकी हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 अगर देखें तो इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था?
अगर हम ऑप्शंस देखें, पहला है मौर्य, दूसरा है हर्यक, तीसरा नंद एवं चौथा गुप्त। तो अजात शत्रु के वंश का नाम जो था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हर्यक वंश। ठीक ना, हम ऊपर व्याख्या देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजकुमार जो अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो कौन था? अजात शत्रु, चंड प्रगोत, प्रसेनजित या फिर उदयन। तो हमने देखा अजात शत्रु ऐसा राजा था जिसने राज सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि किसने मगध साम्राज्य में वाजी गण संघ को हराकर आत्मसात किया। ठीक है ना, प्रश्न है मगध साम्राज्य में वाजी गण संघ को हराकर आत्मसात किया। अगर ऑप्शंस देखें, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद, अजात शत्रु। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर नंबर डी, यानी कि अजात शत्रु ने मगध साम्राज्य में वाजी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि जो वाजी संघ था वो वैशाली का प्रमुख एक संघ था। यहाँ के जो शासक होते थे उनको लिच्छवी कहते थे और बिंबिसार के समय से यह मगध एवं वाजी संघ में मनमुटाव चलते रहता था। किसके समय में? बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वाजी दोनों संघों में मनमुटाव चलते रहता था, जो अजात शत्रु के समय में संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। अब बताया जा रहा है कि निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान कौन था? चेटक। राजा चेटक कौन था? लिच्छवी गण का प्रधान था एवं उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से यह ज्ञात होता है कि अजात शत्रु इन सबका विजेता था। ठीक ना, और अजात शत्रु ने कूटनीति से अपना काम लिया। पाटलिपुत्र में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। किसने पाटलिपुत्र में सुदृढ़ दुर्ग बनवाया? अजात शत्रु ने। उसके बाद उसने अपने मंत्री जिसका नाम था वश्याकार को भेजकर वाजी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजात शत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित करके उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक ना, फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अजात शत्रु जो था वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था। उस के समय में जो मनमुटाव था मगध और वाजी के बीच में वो सीधे सीधे संघर्ष में बदल गया। और फिर अजात शत्रु ने क्या किया कि उसने 9 लिच्छवी, 9 मल्ल और 18 गणराज्यों को अपने साथ एकत्र किया और मगध के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया। और फिर जब मोर्चा खोल दिया तो जाहिर सी बात है उसका संगठन बड़ा था, तो उसको विजय प्राप्त हुई। फिर कह रहे हैं कि विजय के बाद उसने पाटलिपुत्र में बड़े दुर्ग का निर्माण करवाया और अपने मंत्री वासाकर जिसका नाम था उसको भेजकर वाजी संघ में फूट डलवा दी और वाजी संघ के लोग आपस में लड़ने लगे और कमजोर हो गए। और फिर वो उसने क्या किया कि आक्रमण करके लिच्छवियों को भी पराजित कर दिया और उनके पूरे भूभाग को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया, जिसको उसने पहले से ही विजय करके रखी थी जहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 37। अब क्वेश्चन नंबर 38 हम देखें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ? ठीक ना, प्रश्न है मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता पर विस्तार किसके शासन में हुआ? अगर ऑप्शंस देखें हम, ए ऑप्शन में कहा जा रहा है बिंबिसार के, बी अजात शत्रु के, उदयभद्र के या फिर शिशुनाग के। ठीक ना, मालवा का क्षेत्र जो है उस पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके समय में हुआ, ये है प्रश्न। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। प्रश्न पूछा गया है लोअर पीसीएस 2008 में। इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी, यानी कि शिशुनाग के समय में मगध की सत्ता तक विस्तार जो है वो मालवा की सत्ता तक विस्तार हो गया था मगध का। ठीक, चलिए, वही कहा जा रहा है आपके एक्सप्लेनेशन में कि पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती, ठीक ना, जो कि मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 जो है प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है। 39 में हमें ये बताना है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? अगर हम इसका ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में बताया जा रहा है मगध में जो नंद वंश का संस्थापक था वो महापद्म नंद था।
धनानंद था, नंदीवर्धन था या फिर महानंदिनी था। ठीक ना, इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, मगध में नंद वंश का संस्थापक जो था वो था महापदम नंद। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। मगध पर सबसे पहले किसका वंश शासन था? शिशुनाग वंश का। उसके बाद नंद वंश, फिर नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापदम नंद या फिर उसे उग्रसेन कहा जाता था। पुराणों में महापदम नंद को, ठीक ना, सर्व छत्रांतक या फिर अपरोश अपरो परशुराम कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है महापदम नंद को? अपरो परशुराम भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, यानी कि 40 नंबर के प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मगध का कौन सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो हमें ऑप्शंस दिए गए, बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर महापदम नंद। तो हमें ठीक ऊपर वाले प्रश्न में देखा कि महापदम नंद जो है हम उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपरो परशुराम या फिर सर्व छत्रांतक। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 40। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछा जा रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ठीक ना, प्रश्न है मगध वंश के बाद, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? अगर ऑप्शंस देखिए, मौर्यों ने, शुंग ने, गुप्त ने या फिर कुषाण ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी कि नंद वंश के बाद मगध पर शासन किसने किया? वो ऑप्शन है मौर्य। ठीक, ये प्रश्न हो गया हमारा। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि नंद वंश की स्थापना शिशुनाग का अंत करके की गई थी। ठीक, फिर नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। नंद वंश में कितने राजा? 9 राजा। नंद वंश के अंतिम राजा को जनता ने बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण शासकों के विरुद्ध हो गए, यानी कि वहाँ की जो जनता थी वो छोटे छोटे कर लगाने से या फिर जबरदस्ती उनसे धन की वसूली करने से उनके खिलाफ में चली गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का स्थापना किया। इस प्रकार नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक ना, कहानी देखी जाए तो महापदम नंद जो था उसने अपनी जनता के ऊपर छोटे छोटे कर लगा दिए एवं जबरदस्ती धन की उगाही करने की कोशिश की, और वो करता भी था। और इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य को अपना मुहरा बना के, जो चाणक्य थे, ठीक ना, उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा खोला और उसको परास्त करके एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की मगध में। चलिए, ये क्वेश्चन था हमारा 41। 42 नंबर क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। अगर ऑप्शंस हम देखें, ऑप्शन नंबर ए में आपसे पूछा जा रहा है खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख, रुमनदेई का स्तंभ अभिलेख, डी ऑप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, एवं नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो क्वेश्चन है आपका राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था खारवेल। इसके विषय में प्रमुख स्रोत जो है जानकारियों के वो है हाथी गुम्फा का अभिलेख। कहा जा रहा है नंद वंशीय शासक महापदम नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख भी किया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में, अर्थात नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य एवं हर्यक वंश। तो ये 4 आपको वंश दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो अगर हम इसका
आंसर देखेंगे तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। बी का मतलब सबसे पहले आपका आएगा हर्यक वंश, फिर आएगा नंद वंश, मौर्य वंश एवं शुंग वंश, ठीक ना। यानी कि 4132। सबसे पहले आपका आएगा हर्यक वंश, फिर उसके बाद में आएगा आपका नंद वंश, फिर आएगा मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 अगर हम देखें तो इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कथन में से सही उत्तर का चयन करें। कथन नंबर 1 जो है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी का एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो धार्मिक उथल पुथल के काल के नाम से जाना जाता है। और बी जो ऑप्शन है आपका, यानी कि जिसमें कथन बी जो दिया गया है उसमें कह रहे हैं वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। तो आपको सही बताना है। पूछ रहे हैं कि अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए है, ए सही है, ए दोनों ए और बी गलत है, बी दोनों ए और बी सही है, सी है ए सही है बी गलत है, और डी है ए गलत है बी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपका ए और बी दोनों के दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो धार्मिक रूप से उथल पुथल का काल माना जाता है, ये निसंदेह सत्य है। एवं वैदिक धर्म जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक बहुत ही ज्यादा जटिल हो गया था। यही सारी कहानियां आपको एक्सप्लेनेशन में समझाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 45 अगर हम देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो था उसका नाम था जीवक, वो किसके दरबार से संबंधित था। ऑप्शन है बिंबिसार के, चंड प्रघोत के, प्रसेनजीत के या फिर उदयन के। हम बता दें प्रश्न जो है ये यूपी यूडीए एलडीए 2016 का पूछा गया प्रश्न है ये। तो आपको बताना है जीवक किसके दरबार से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि जो जीवक है वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। अब यही कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जो थे वो तो जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था, ठीक ना। किसको भेजा था, बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद प्रघोत को राज्य चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न है हमारा 46 और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। अगर ऑप्शंस देखें, गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो ये प्रश्न है यूपीपीसीएस मेंस का 2015 में, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि काल्पी नगर जो स्थित है वो आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। और ये जालौन जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है का एक नगर है, और प्राचीन काल में इसको कालप्रिया के नाम से जाना जाता है, संक्षिप्त में इसे काल्पी कहा जाता है। और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वासुदेव राजा द्वारा इसको बसाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो ये हमारा 47 नंबर प्रश्न है, और इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राज्य दिए गए हैं, प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियां दी गई हैं, पंचाल, कुरु, कोसल और वत्स, ठीक ना। तो हमको मिलान करना है। अगर हम इसका एग्जैक्ट आंसर देखें तो जो कुरु की राजधानी है, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। पंचाल की अहिछत्र है, कोसल की राजधानी साकेत है, और वत्स की राजधानी जो है वो कौशाम्बी है, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 अगर हम देखें तो इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है, ठीक ना। कथन नंबर अगर हम 1 देखें तो इस कथन में हमसे पूछा जा रहा है कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। बी कथन है कि उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित करी जाती थी। और कथन सी जो है हमारा, ये कथन कह रहा है कि श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती थी। और कथन डी है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो इसका जो एग्जैक्ट
आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन जो गलत है इसमें वो कथन डी गलत है, ठीक है ना। मात्र उत्तर भारत में प्रचलित नहीं थी, ये और भी जगहों पर इसका प्रचलन था। बाकी के तीनों कथन व्यापारियों का जो व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था उसको हम श्रेणी कहते थे, ये पूर्णतः सत्य है। और गुणवत्ता कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित करी जाती थी, ये भी कथन सत्य है। और अपने सदस्यों के आचरण का नियंत्रण करती थी श्रेणी, ये भी सत्य है। ऑप्शन डी जो है हमारा वही गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि श्रेणियां देश में व्यापार नियंत्रण का संचालन करती हैं, केवल उत्तर भारत में नहीं अपितु पूरे देश में, उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी उल्लेख मिलता है तथा इनकी तुलना कुछ अंशों में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से करी जा सकती है, ठीक ना। तो ये आपका सारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 48 तक हमने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो कि हमारे वीडियो सीरीज का चैप्टर नंबर 7 था, हमने कराया वीडियो फॉर्मेट में। और आशा करते हैं आपको ये जो सीक्वेंस चल रहा है अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और हमें ये भी बताइए कि हमको और कौन से मोड में रिफॉर्मेशन करनी चाहिए अपने वीडियो फॉर्मेट में, ताकि आपको और कुशलता और आसानी हो सके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने में। तो लास्टली बहुत बहुत धन्यवाद।